सर हमारा बैकलॉग रह गया, अब क्या होगा। और वही रीजन से दोबारा से अगर बैकलॉग हो जाता है, इसका मतलब आप गलतियों को बार बार दोहराने वाले इंसान हो। कि कैसे हम रिपीट करके चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया और कितनी सारी चीजें अभी नहीं कंप्लीट हुई है। इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना। कुछ बच्चों की लगातार एक ही समस्या है, सर हमारा बैकलॉग रह गया, अब क्या होगा, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को समाप्त करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इस पूरे सेशन को जरूर देख लीजिएगा। कॉमर्स के बच्चों के लिए है और खास करके क्लास 12 के बच्चों को, क्योंकि यहां पर कॉमर्स के बच्चे जब अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, गणित, व्यवसाय अध्ययन, अंग्रेजी इतने सारे पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि सर हमारे कुछ पेपर्स जो है ना बहुत पीछे चला गया है। मतलब कि कोर्स तो आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए, हमारे पीछे के कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक छूट चुके हैं। अब मेरा क्या होगा, हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर भी एक रामबाण सॉल्यूशंस आपको देने वाले हैं, जिसको आप कह सकते हो बैकलॉग किलर है आपके लिए। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं बैकलॉग को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। कहा जाता है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो यहां पर आपको हम कह रहे हैं कि पीछे की जो चिंता है वो आप छोड़ ही दीजिए, एक तरीके का छोड़ ही दीजिए। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे समाप्त करना है, तो हाँ, चिंता छोड़ने के लिए कह रहे हैं आपको, मतलब उसकी चिंता ना करो। जो पीछे रह गया उसकी दोबारा से बात नहीं करो, सिर्फ उस पर काम करने की बस कोशिश करो, देखो कैसे समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर ये एक बात तो ध्यान रखिएगा, हम आज के सेशन में आपको फॉर्मूला क्या देने वाले हैं। हम आज के सेशन में फॉर्मूला देने जा रहे हैं PAC। अब कहोगे सर ये क्या है, ये कोई बात हुई, बताइए। PAC पैक, है ना, ये क्या बात हुई। तो अभी देख लो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी किस चैप्टर, किस टॉपिक या फिर कौन सी प्रॉब्लम रह गई है, किस में बैकलॉग है, पहचान तो करोगे पहले, तभी तो पकड़ में आएगा कि हमारे ये फलाने चैप्टर्स में, फलाने सब्जेक्ट में, फलाने टॉपिक में बातें रह गई है, हम कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉब्लम जो हो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, एज्यूम करिए कि पॉसिबल रीजन क्या है, किस वजह से बैकलॉग हुई है। क्या आपने बैच को देर से ज्वाइन करा था, है कि नहीं। और भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था उस वक्त, अब जो है लग रहा है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ऐसे जो है कई सारे प्रॉब्लम्स अभी हो सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे। फिर बात आती है कलेक्ट एक्चुअल डेटा या फिर कंटेंट। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बात को लेकर के प्रॉब्लम में रहते हैं, सर हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तब जाकर के हमारा बैकलॉग समाप्त होगा, है ना। तो इन सारी मुद्दों पर आज के सेशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं, प्रॉब्लम की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर एज्यूम कीजिए कि पॉसिबल रीजन क्या क्या है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, आपके बैकलॉग के पीछे। और कलेक्ट कीजिए एक्चुअल कंटेंट, जिससे कि आप वो बैकलॉग को बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, PAC क्या है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको काउंट करवा देता हूं एक एक करके। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट विशेष में केवल है, बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक विशेष चैप्टर रह गया है, कोई खास टॉपिक रह गया है। तो इस तरीके के बैकलॉग हो सकते हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर आप अपनी पहचान पहले कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक व्हाइट पेज में ही लिख लेना कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक रह गया है। ठीक है, तो यहां पर यह काम पहले करना है। उसके बाद आप रीजन लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि हमने सर पहचान कर लिया कि क्या कारण था, ये मत करिए, लिखिए, कॉपी पर लिखिए और उसको सुरक्षित रखना है। क्यों रखना है, ताकि दोबारा से बैकलॉग ना होने पाए सेम रीजन की वजह से। रीजन अगर सेम है और वही रीजन से दोबारा से अगर बैकलॉग हो जाता है, इसका मतलब आप गलतियों को बार बार दोहराने वाले इंसान हो। तो कब ये गलतियां छोड़ोगे भाई। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक परफेक्ट जो है वो रीजन पता करना होगा कि आखिर आपके लिए कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बैकलॉग हुई है। तो ये हो सकता है पॉसिबल रीजन, जैसे कि टाइम टेबल सही नहीं था, है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने सब्जेक्ट में गड़बड़ी करी थी, किसी सब्जेक्ट को आप जो वो ज्यादा समय दे रहे थे, किसी सब्जेक्ट को कम समय दे रहे थे। हाँ, टाइम टेबल ऐसा ही बनता है, क्योंकि कुछ पेपर में ज्यादा मेहनत लगते हैं और कुछ पेपर में मेहनत कम लगते हैं। बात यहां पर जो है वो आपकी आ सकती है कि सर हम जो वो टाइम तो दे रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें कौन से पेपर ज्यादा समय देना चाहिए। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा
क्या पढ़ने हैं, है ना, कितना पढ़ना है पता ही नहीं चल रहा था सर, इसलिए पढ़ने का मन ही नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या समझ नहीं आ रहा था, इसकी पकड़ जो आपको पता नहीं चला, है ना, मतलब आप सिर्फ कहते चले गए बाकी बच्चों के साथ, हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था तो उसकी पहचान करो अब, ठीक है, ये रीजन हो सकता है आपका। क्या आपने देर से जो तैयारी शुरू किया है ना, देर से तैयारी शुरू किया था, क्या ये सारी रीजन है? तो यहां पर मैंने कुछ आपके लिए पॉसिबल रीजन लिख दिए हैं, इनमें से हो सकता है कुछ बच्चों को हूबहू प्रॉब्लम हो, हूबहू यही सारी रीजन हो, और कुछ बच्चों को हो सकता है एक या दो रीजन बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा हो, ठीक है। आप अपना जो वो रीजन बता दीजिएगा एक बार चैट सेक्शन के अंदर, ताकि हम उस रीजन को आइडेंटिफाई करते हुए एक उसके ऊपर नई वीडियो अपडेट दे सकें, जिससे कि आपका वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समाप्त हो जाए, ठीक है। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी बैकलॉग से रिलेटेड, ठीक है। अब जो है सबसे आखिरी में हम बात कर रहे हैं कलेक्ट एक्चुअल कंटेंट। अब ये एक्चुअल कंटेंट कौन सा होगा? वही कंटेंट आपको लाना होगा, तब जाकर के वो प्रॉब्लम समाप्त होगा जो आप असल में आप प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, है कि नहीं। तो यहां पर आपके पास देखिए कि लेक्चर्स जो है वो कितने सारे रह गए हैं, है ना, यही आपका एक्चुअल कंटेंट है। फिर नोट्स आपने जो है कहां तक बना लिया है, किस प्रकार से बना लिया है, ठीक है, उसमें देखिए कोई टॉपिक तो नहीं रह गया। फिर देखिए डीपीपी आपका रह गया होगा, हो सकता है टेक्स्ट बुक आपके पास ना हो, तो इन सारी चीजों को जुटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जो पेड बैचेस में कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, कहीं पर भी, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है सबसे अच्छे जो तरीका क्या होती है कि आपके पास जो हो लेक्चर तो रहता ही है। ऑफलाइन क्लासेस वालों के पास लेक्चर नहीं होते, हो सकता है क्योंकि वो सामने सामने फेस टू फेस वहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए तो अच्छी है सुविधा, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि आपके रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं, आप उसको देखिएगा तब तो कंप्लीट होगा। फिर आप जो कहां तक नोट्स बना लिए हैं, क्या चीजें रह गई है, उसको जुटाने का प्रयास कीजिए। नोट्स भी रहते हैं पेड बैचेस के अंदर में, ठीक है। अगर जो है वो डीपीपी की बात करें, ये तो पेड बैचेस में ही दिए जाते हैं आपको। तो डीपीपी के अंदर में देखिए कि कितने सारी डीपीपी आपने सॉल्व किया है, कितने सारे डीपीपी देखा तक नहीं आपने, ठीक है। फिर जो टेक्स्ट बुक, ये जो है होना जरूरी तो वैसे आपके पास नहीं है अगर आप पूरा पेड बैच को ज्वाइन करते हो, किसी भी पेड बैच को, तो लेकिन फिर भी एक टेक्स्ट बुक तो होना चाहिए। एक अच्छी जो किताबें हैं वो आपको बार बार सजेस्ट करता है नई नई चीजों को सीखने के लिए, है कि नहीं, एक सलाह देता है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि टेक्स्ट बुक का होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एनसीईआरटी को ले लीजिए, अब वो एनसीईआरटी इतने नए नए थॉट्स जो देता आपको, अपने मन में डालता है सवाल, ताकि आप उन सवालों को लेकर के फिर नए तरीके की चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें या फिर रिलेट करने की कोशिश करें। समझ तो आ गया होगा, मतलब कि इन सारी चीजों को आपको जुटाना है। देखिए कि लेक्चर्स कितने रह गए हैं, नोट्स कहां तक बना लिया, डीपीपी कहां तक सॉल्व कर लिया, और टेक्स्ट बुक आपके पास है या नहीं, ठीक है। चलिए सर ये तो पहचान हो गई, हमने ये तो पकड़ लिया, अब सॉल्यूशन पर आ जाओ। देखो सॉल्यूशन क्या होगा आपके लिए, है ना, हमने कहा ना बैकलॉग क्लियर है, तो यही आपके लिए जो टाइम टेबल कैसे बनाने हैं या फिर कैसे क्या काम करना है बताएंगे। देखिए स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब हो जाता है कि आपको कम से कम एक दिन पढ़िए और अगले दिन उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। मतलब जो बैकलॉग रह गई है, टॉपिक्स जो चैप्टर रह गए हैं उसको पढ़िए और उसके अगले ही दिन उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप उसको जो है 3 दिन के अंतराल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो 5 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, आप चाहे तो 7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 15 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। मतलब कि ये हो गई आपकी कि कैसे हम रिपीट 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 करके चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है। सर टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, यहां पर परफेक्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जब आप टाइम टेबल बना रहे हो, अब चूंकि बैकलॉग रह गया है तो उस बैकलॉग के लिए भी आपको 2 घंटे कम से कम तो समय निकालने पड़ेंगे। खास करके हम 4 पेपर की अगर आपको गिनती करवा दें, जैसे कि मान करके चलिए कि आपको यहां पर अकाउंटेंसी तो पढ़ना ही है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको जो बीएसटी भी पढ़ना है, ठीक है, आपको यहां पर 3 पेपर तो हो गए, किसी किसी बच्चे का जो मैथ रहता है तो मैथ कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आ जाता है फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो है इतने सारे पेपर हैं। अब मुझे बताओ कि अगर ये सारे पेपर आपके जो है बैकलॉग रह गए हैं तो किस पर आप समय ज्यादा दोगे, टाइम टेबल में किस पर समय ज्यादा होना चाहिए, किस पर ध्यान आपका ज्यादा होना चाहिए, जो कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पेपर रहता है। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है, जिसमें कि न्यूमेरिकल भी रहते हैं, थ्योरी भी रहता है। तो यहां पर ऐसे पेपर कौन से हैं, आपका अकाउंटेंसी है,
ठीक है, आपका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, इसमें भी थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल हैं, साथ साथ में आपकी मैथ्स तो है ही। तो इन कुछ पेपर पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे सर क्या हम इकोनॉमिक्स में ज्यादा मेहनत करेंगे, तो नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं, क्योंकि यहां पर मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि हाँ, दो पेपर ऐसे हैं खास करके आपके लिए जो कि ज्यादा मेहनत थोड़े से करवाएंगे आपसे। ठीक है, जैसे कि जिन बच्चों का अकाउंटेंसी और मैथ्स है, इन दो पेपर पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक्स और बीएसटी ये दोनों पेपर ऐसे हैं जिस पर आप जो हो अगर 1 घंटे ना सही, इसके लिए आधे घंटे भी समय निकाल लोगे तो भी काम तुम्हारा बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअली तुम्हें नई चीजें देने की कोशिश करता है। यहां पर कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, कुछ भी चीजें न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना है, अगर न्यूमेरिकल थोड़े बहुत रहते भी हैं तो बहुत कम रहता है। ठीक है, और बहुत आसान भी रहता है। तो इन दो पेपर्स पर आपको खास करके ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अकाउंट्स और मैथ्स के ऊपर में। ठीक है सर, इंग्लिश का क्या करें? देखो, इंग्लिश का अगर जो है तुम अल्टरनेटली भी विचार करोगे तो या तो तुम सैटरडे को, ठीक है, या तो सैटरडे को या फिर संडे को तुम इसका प्लान कर सकते हो। ठीक है, सैटरडे और संडे को इसका प्लान कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा ना भाई, सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। आप चाहे तो हमारे प्लान को फॉलो कीजिए, चाहे तो किसी और के प्लान को फॉलो कीजिए, कुछ तो प्लान बनाने पड़ेंगे आपको। तो इन सब के लिए आपको, मैथ्स और अकाउंटेंसी के लिए आपको पेपर जो वो दोनों के लिए कम से कम 2-2 घंटे समय निकालने पड़ेंगे पर डे की बात कर रहे हैं। और यहां पर इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए आधे आधे घंटे रोज के समय निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पर थोड़े 1.5 घंटे भी समय देते हो तो भी आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बात आती है फिर सर एक्टिव रिकॉल का। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि कितनी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया, है ना, कितनी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया और कितनी सारी चीजें अभी नहीं कंप्लीट हुई है। इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पीछे की चीजें धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि नया बैकलॉग बनते चला जा रहा है। इन चीजों से बचना है आपको कि नए बैकलॉग अब नहीं बनने देना है और पीछे चीजों को समाप्त भी करना है। तो इसलिए आपको यहां पर बार बार जो हो आपको पीछे की तरफ भी जाना होगा, आगे भी जाना होगा, तो देखते रहना होगा कि कितनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, कितनी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, और सबसे आखिरी में माइंड मैपिंग बनाइए। जैसे कि आपने मान लीजिए कि मांग का नियम पढ़ा है, ठीक है, मांग का नियम पढ़ा है। अब क्या इसका पूरा का पूरा थ्योरी आप लिखता चलेंगे, पूरा थ्योरी लिखते चलेंगे? तो नहीं, सिर्फ लिखिए कि मूल्य के बढ़ने से मांग की मात्रा घट जाती है और मूल्य के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये बता दिया। फिर यहीं से आप कह दीजिए कि इन दोनों में विपरीत संबंध है, तो नेगेटिव आप रिलेशन बता दिए। तो ये जो है शॉर्टकट तरीके आप अपनाइए। साथ ही साथ आप जो है इसके डायग्राम के साथ जो हो चीजें जा सकते हो या फिर इसके टेबल बना सकते हो। तो ये जो है काम आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपके सारे जो है बैकलॉग धीरे धीरे करके कवर होंगे। अब सर हमें कितना टाइम देना पड़ेगा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए? तो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप स्कूल जाते हो या नहीं, या फिर केवल आप क्लासेस के ऊपर डिपेंड हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर कम से कम आपको पर डे 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। आप अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए कि पीछे की चीजों के लिए हम 2 घंटे समय निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटली आप भी फॉलो कर सकते हो, अकाउंट्स के लिए, बीएसटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि पर डे आप जो हो 2 घंटे अकाउंटेंसी के दे दो या फिर मैथ्स को दे दो उसके अगले दिन, इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिए, तो आज की सेशन के अंदर हमने आपको ये बातें बताई है। अगर आपको ये चीजें लगा कि सर मुझे थोड़ा बहुत तो राहत मिल गया है, थोड़ी बहुत समझदारी आ गई है कि हम इन चीजों को कैसे कवर कर सकते हैं, तो आप जो है चैट में जरूर एक बार बता देना। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि आप सर क्लियरली नहीं कुछ कर पाए, अभी तक जो है समझ नहीं पाए, तो आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए आप मुझे बता देना कि किस वजह से आपके बैकलॉग हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी अगले अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।